हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, प्राचीन इतिहास की इस बेस्ट सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम 10 प्रश्नों में अपने 100 प्रश्न जितनी तैयारी करेंगे, रिविजन करेंगे और प्रत्येक ऑप्शन की इस प्रकार व्याख्या की जाएगी कि उससे बनने वाले सभी प्रश्न आप आसानी से हल कर सकें। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप सभी के लिए श्रृंखला बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को और आप दिखाइए 10 में अपना दम, आप कितने सही करके दिखा पाते हैं। तो इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इन 10 प्रश्नों की श्रृंखला में आपके सामने जो पहला प्रश्न रखा गया है वह प्रश्न है कि भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ कौन सा है। पहला प्रश्न आप सभी के सामने कि भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ कौन सा है। ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी वेद या ऑप्शन सी पुराण या ऑप्शन डी रामायण। तो आप फटाफट से बताएंगे कि भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ कौन सा है। आप अपने सही उत्तर का चयन कीजिए। तब तक हम क्या करेंगे कि एक एक ऑप्शंस की व्याख्या करते जाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं रामायण पर। रामायण के रचनाकार कौन है। तो रामायण की रचना की थी वाल्मीकि ने। रामायण के रचनाकार कौन है, वाल्मीकि हैं। इन्हें आदि कवि के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो आदि कवि के नाम से किससे जाना जाता है, वाल्मीकि जी को आदि कवि के नाम से जाना जाता है। और रामायण ग्रंथ को आदि काव्य के नाम से जाना जाता है। देखिए याद रखेंगे, रामायण को आदि काव्य के नाम से जाना जाता है। और इसमें किस रस की प्रधानता है, तो करुण रस की प्रधानता आपके रामायण में पाई जाती है। रामायण को कितने खंडों में बांटा गया है, तो रामायण में कुल 7 कांड है। रामायण में कुल कितने कांड हैं, तो 7 कांड हैं। आप बताइए, क्या आपसे यह प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि रामायण के रचनाकार कौन है, वाल्मीकि हैं। इन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो आदि कवि के नाम से भी जाना जाता है। रामायण को किस नाम से जानते हैं, तो रामायण को आदि काव्य के नाम से भी जानते हैं। और इसमें करुण रस की प्रधानता है जिसे 7 कांडों में विभक्त किया गया है। तो ये तो बात हो गई रामायण की। ऑप्शन बी देखेंगे, आपका जो सेकंड ऑप्शन है पुराण। तो पुराणों की रचना किसने की है, तो पुराणों की रचना लोमहर्ष एवं उनके जो पुत्र थे उग्रसर्वा इनके द्वारा पुराणों की रचना की गई थी। और पुराणों की अगर संख्या की बात की जाए तो कुल 18 पुराण हैं। कितने पुराण हैं, 18 पुराण हैं। इन 18 पुराणों में जो सबसे प्राचीनतम एवं प्रमाणिक पुराण है, तो वह कौन सा है, वह है आपका मत्स्य पुराण। कई बार पूछा जा चुका है कि सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण है। किसने रचना की थी पुराणों की, लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रशर्वा ने की थी। पुराणों की कुल संख्या कितनी है, 18 है। तो ये तो बात हो गई रामायण की और पुराण की। अब बात कर लेते हैं महाभारत की। तो महाभारत से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हम देखेंगे। महाभारत से रिलेटेड हम देखेंगे कि महाभारत की रचना किसने की थी। तो महाभारत के रचनाकार थे वेद व्यास। और महाभारत में जो श्लोक लिखे गए हैं उनकी रचना कितनी है, उनकी संख्या कितनी है, तो उनकी जो कुल संख्या है वह है 1 लाख। और 1 लाख श्लोक होने के कारण इसे सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सतसहस्त्री संहिता के नाम से इसे जाना जाता है। और इसे एक और नाम से भी जानते हैं, तो इसे जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत को और किस नाम से जाना जाता है, तो जय संहिता के नाम से जाना जाता है। और इसमें 1 लाख श्लोक हैं जिस कारण इसे सतसहस्त्री संहिता भी कहते हैं। इसकी रचना वेद व्यास जी ने की थी। और इसमें अगर पूछा जाए कि कौन सा रस प्रधान है, तो इसमें शांत रस की प्रधानता है। इसमें कौन सा रस है, शांत रस। तो महाभारत जो कि लड़ाई जैसा लगता है, महाभारत करनी है, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं, लेकिन इसमें रस कौन सा प्रधान है, तो इसमें शांत रस की प्रधानता पाई जाती है। अब हम चलेंगे अपने प्रश्न के सही उत्तर की तरफ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, आई होप आपने अभी तक जरूर चूज कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वेद। वेदों को भारत का सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक ग्रंथ माना गया है। वेदों की अगर बात की जाए तो वेदों की रचना किसने की है, तो वेदों की रचना की है महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने। महर्षि कृष्ण द्वैपायन के द्वारा वेदों की रचना की गई है। वेद कितने हैं, तो वेदों की संख्या है कुल 4। सबसे पहले आता है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद के बाद में आता है सामवेद। और सामवेद के बाद में आता है अथर्ववेद। सामवेद के बाद में कौन सा आता है, अथर्ववेद
वेद आता है। अब देखिए यजुर्वेद ऋग्वेद में क्या लिखा गया है, तो सबसे प्राचीन, सबसे बाद का वेद, सबसे प्राचीन और सबसे प्रथम वेद आपका कौन सा है, तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में सभी देवताओं की स्तुतियाँ लिखी गई हैं। यजुर्वेद कर्मकांड से प्रधान वेद है, इसमें आपके सभी यज्ञ से संबंधित जितने भी कर्मकांड हैं वो सभी दिए गए हैं और इसके साथ साथ धनुर्विद्या का भी वर्णन किया गया है। सामवेद, इसे गायन का वेद भी कहते हैं या गांधर्व वेद के नाम से भी इसे जाना जाता है। और अथर्ववेद जो कि सबसे बाद में वेद रचित किया गया और इसका संबंध जादू, टोना, शाप, वशीकरण इत्यादि से संबंधित है। तो ये तो बात हो गई वेदों की। तो इस प्रकार हमने एक क्वेश्चन अपना आप कंप्लीट कर लिया है। हो सकता है कि टाइम एक प्रश्न करने में काफ़ी लगा हो, लेकिन आप ये देखेंगे कि आपने एक प्रश्न के साथ उसकी व्याख्या से संबंधित सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। तो चलिए एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। महाभारत की रचना किसने की, वेद व्यास ने। 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सहस्री संहिता कहते हैं। प्राचीनतम नाम इसका क्या था, तो प्राचीनतम नाम था इसका जय संहिता। और जो है इसमें कौन सा रस प्रधान है, तो शांत रस की प्रधानता है। पुराणों की रचना लोमहर्षि एवं उनके पुत्र उग्र शर्मा ने की। 18 पुराण है। प्राचीनतम पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण है। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की, जिन्हें आदि कवि कहा गया। और रामायण को आदि काव्य के नाम से जाना गया। इसे 7 खंडों में बांटा गया। और आप ये भी याद रखेंगे कि जो महाभारत है उसमें कुल कितने पर्व हैं, तो महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। महाभारत काहे में लिखी गई है, पर्वों में लिखी गई है, जिसमें कुल 18 पर्व हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको पहले क्वेश्चन में कोई दिक्कत हुई या आपने किस प्रकार से उसे हल कर पाया। तो आप अपना स्कोर लास्ट में ज़रूर जो है शेयर करेंगे कमेंट्स बॉक्स में। आज का दूसरा प्रश्न है स्वास्तिक चिन्ह। आज का जो दूसरा प्रश्न है वह है स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। अब आप उसका सही आंसर ढूंढेंगे। सिंधु सभ्यता की, ऑप्शन बी हड़प्पा सभ्यता की, ऑप्शन सी मोहनजोदाड़ो की या ऑप्शन डी कालीबंगा की। देखिए आपका उद्देश्य सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए कि आप अपने उत्तर का चयन कर लें और यहाँ से जो है प्रश्न को स्किप करके आगे बढ़ जाएं, क्योंकि अगर आपसे आज प्रश्न स्वास्तिक चिन्ह का पूछा गया है तो हो सकता है अगली बार प्रश्न आपसे कांस्य पीतल की मूर्ति का पूछ लिया जाए, अगली बार प्रश्न आपसे काली चूड़ियों का पूछ लिया जाए। तो आपको क्या करना है, उससे संबंधित सभी प्रश्नों को तैयार करना है। तो चलिए हम एक एक करके सभी ऑप्शन की व्याख्या करते हैं, तब तक आप अपने सही उत्तर का चयन कीजिएगा। सिंधु सभ्यता की अगर बात की जाए तो इसकी खोज सन 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, दयाराम साहनी के द्वारा सिंधु सभ्यता की खोज कब की गई थी, तो सन 1921 में। यह सभ्यता किस प्रकार की थी, तो इसे मात्र सत्तात्मक सभ्यता के नाम से भी जाना गया। किस नाम से जाना गया, तो मात्र सत्तात्मक सभ्यता के नाम से जाना गया। इसमें जो लिपि पाई गई थी वह कैसी थी, तो भाव चित्रात्मक थी। लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक थी। जितनी चीज़ें मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, बता रही हूँ, आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप उन्हें अपने नोट्स में जरूर नोट करते चलें। तो नंबर 1 की इसकी खोज किसने की, दूसरा की एक ऐसी सभ्यता थी तो मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। इसकी लिपि कैसी थी, तो भाव चित्रात्मक थी, क्योंकि इसकी लिपि कोई भी पढ़ने में सफल नहीं हो पाया था। अब अगर बात की जाए हड़प्पा सभ्यता की, तो आपके क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। आपके क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के द्वारा ही स्वास्तिक चिन्ह का प्रचलन आया। स्वास्तिक चिन्ह की देन कहाँ से आई है, तो हड़प्पा सभ्यता में ही स्वास्तिक चिन्ह जो है पाया गया था। तो ये तो आपके प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम हड़प्पा सभ्यता से जो और भी प्रश्न बनते हैं उनके बारे में भी अगर देख लें तो प्रश्न कई बार पूछा जाता है, एक श्रृंगी पशु का अंकन। एक श्रृंगी पशु का जो अंकन है वह हड़प्पा सभ्यता की विहरों यानी कि दीवारों पर पाया जाता था। इसके साथ साथ याद रखेंगे कि हड़प्पा में जो शवों को दफनाने की प्रक्रिया थी वो क्या किया जाता था कि हड़प्पा में शवों को दफना दिया जाता था, मीन्स जमीन में खोद करके गाड़ दिया जाता था। जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रक्रिया थी। कैसी प्रक्रिया थी, जलाने की। कई बार पूछा जा चुका है कि हड़प्पा सभ्यता में शवों को अंतिम संस्कार करने की विधि क्या थी, तो जलाना, दफनाना या प्रवाहित कर देना। तो क्या सभ्यता थी वहाँ की कि शवों को दफना देते थे, जबकि मोहनजोदड़ो में क्या करते थे, जला देते थे। अगला अगर देखेंगे मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बारे में, तो मोहनजोदड़ो से एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार कहाँ की सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, तो मोहनजोदड़ो की सभ्यता से। इसके साथ ही साथ यहाँ से पीतल की नर्तकी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। पीतल की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अब हम अगर बात करेंगे कालीबंगा की, क्योंकि देखिए एक एक ऑप्शन आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। आप सिर्फ उत्तर पर नहीं बल्कि ऑप्शन में दिए गए
सभी ऑप्शंस की व्याख्या पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करेंगे। काली बंगन का अर्थ काली चूड़ियों से लगाया जाता है। किससे लगाया जाता है? काली चूड़ियों से लगाया जाता है इसका अर्थ। और अगर इसकी बात की जाए तो काली बंगन और लोथल में, काली बंगन के साथ साथ क्या हुआ कि लोथल में भी किस प्रकार की समाधियाँ पाई गई, तो कई बार पूछा जा चुका है युग्म समाधियाँ। युग्म समाधियाँ मतलब जोड़े में लोगों को दफनाया जाता था, तो युग्म समाधि आपकी कहाँ से प्राप्त हुई है? काली बंगन एवं लोथल से प्राप्त हुई है। इसके साथ साथ काली बंगन से और क्या प्राप्त हुआ है? तो अग्निकुंड। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? काली बंगन से अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। और क्या प्राप्त हुआ है? तो ईंटों की नक्काशीदार साक्ष्य, ईंटों का प्रयोग जो है सर्वप्रथम कहाँ से मिला है? तो ईंटों के जो साक्ष्य हैं, नक्काशीदार ईंटें हैं, ये कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो ये भी काली बंगन से ही प्राप्त हुई हैं। तो ये तो बात हो गई काली बंगन, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदाड़ो की। तो हमारे प्रश्न का जो राइट आंसर था वह था कि स्वास्तिक चिन्ह हमें किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा सभ्यता से। तो आई होप कि आपने दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर बहुत आसानी से दे लिया होगा और आपने इसकी व्याख्या को बहुत अच्छे से समझा होगा और नोट डाउन किया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। अब आप सभी के सामने, आप अपने उत्तर के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइएगा। प्रश्न है गद्य एवं पद्य तथा भारतीय संगीत का जनक वेद है। देखिए प्रश्न नंबर 3 में अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दिया होगा पहले प्रश्न की व्याख्या में, तो चीटिंग हो जाएगी और आप ये प्रश्न जीत ले जाएंगे। तो ये अगर मैं कहूँ कि ये आपके सामने 1 लाख का प्रश्न आने वाला है कि इसका जो है सही उत्तर क्या होगा। गद्य एवं पद्य वाला भारतीय संगीत का वेद कौन सा है? तो भारतीय संगीत का जनक वेद के नाम से किसे जाना जाता है? यहाँ पर बहुत ही माइनर अंतर है, बहुत माइनर अंतर। मोस्टली लोग यहाँ पर गलत खेल जाएंगे क्योंकि पहला आपसे पूछा गया है गद्य एवं पद्य वाला वेद तथा भारतीय संगीत वाला वेद। तो अब आप बताइए कि ऐसे कौन सा वेद है जिसे गद्य एवं पद्य वाला वेद कहते हैं और एक है जिसे आपका भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। तो ऑप्शन ए है अथर्ववेद और ऋग्वेद, ऑप्शन बी है ऋग्वेद और यजुर्वेद, ऑप्शन सी है यजुर्वेद और सामवेद और ऑप्शन डी है सामवेद और अथर्ववेद। तो फटाफट से अपना आंसर कीजिएगा। अगर मैं कहूँ कि आज की पूरी श्रृंखला का सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन ये रहने वाला है, तो इस सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन पर आप जो है स्टार मार्क कर लीजिएगा और इसकी जरूर जो है डेफिनेशन लिखिएगा जितनी चीज़ें बता रही हूँ कि यजुर्वेद एवं सामवेद। देखिए यजुर्वेद को क्या कहते हैं? तो यजुर्वेद को गद्य एवं पद्य वाला वेद कहते हैं और भारतीय संगीत का जनक कहते हैं सामवेद को। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी इन सभी ऑप्शंस की व्याख्या ऊपर हो चुकी है, इसलिए बिना समय व्यर्थ किए सीधे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो चलिए अगला प्रश्न आपके लिए तैयार है, फटाफट से जुट जाइएगा आंसर करने के लिए। तो ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। तो 1,50,000 रुपए के साथ आपके सामने ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4। बीड़ा बजाते हुए चित्रित सिक्कों से किस शासक के संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है? बीड़ा बजाते हुए चित्रित सिक्कों से किस शासक के संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है? मीन्स एक ऐसा कोई शासक होगा जिसके आकृति सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए छपी होगी। तो क्या ये अशोक के बारे में है? अशोक की आकृति थी। ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है हेरोडोटस, ऑप्शन डी है फाहियान। बहुत ही कह सकते हैं ऐसा प्रश्न जहां से आपके परीक्षा में लुटेरे प्रश्न आएंगे, छपेंगे प्रश्न, भर भर के पूछे जाएंगे। ऐसे ऑप्शंस के साथ आपके सामने प्रश्न नंबर 4 पेश है। तो आप कीजिएगा अपना उत्तर और हम करेंगे इस प्रश्न की व्याख्या। तो चलिए इसकी व्याख्या की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसके बारे में? तो अशोक के बारे में। सबसे पहले अगर हम अशोक के बारे में बात करें तो अशोक को पुराणों में क्या कहा गया है? तो अशोक को पुराणों में कहा गया है अशोक वर्धन। क्या नाम से पुकारा गया है इन्हें? तो इन्हें पुराणों में कहा गया है अशोक वर्धन। अशोक को पुराणों में क्या कहा गया है? अशोक वर्धन के नाम से बुलाया गया है। अगली बात अगर की जाए तो अशोक ने 261 ईसा पूर्व, अशोक ने 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया था। क्या किया था? कलिंग की राजधानी पर आक्रमण किया था और वहाँ की कलिंग की राजधानी तोसली पर अपना अधिकार कर लिया था। और इस युद्ध के बाद ही, कई बार पूछा गया है, इस युद्ध के बाद ही इनका क्या हो गया था? हृदय परिवर्तित हो गया था और इन्होंने अहिंसा करने पर रोक लगा दी थी। अहिंसा से जो है इनकार कर दिया था कि अब किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं की जाएगी, किसी भी प्रकार की
हिंसा नहीं की जाएगी। मीन्स इन्होंने क्या किया था, अहिंसा का जो है रास्ता अपना लिया था, क्योंकि कलिंग युद्ध में बहुत ही ज़्यादा मारकूट हुई थी, इसलिए इनका जो हृदय परिवर्तन था वह हो चुका था। इसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को भी अपना लिया था। तो देखिए, जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं सब प्रश्न के थ्रू आपसे कहीं ना कहीं पूछी जा चुकी हैं किसी ना किसी परीक्षा में, और आगे भी पूछी जाएंगी। तो पुराणों में अशोक को क्या कहा गया, अशोक वर्धन कहा गया। अशोक ने कलिंग पर किस वर्ष आक्रमण किया, तो 261 ईसा पूर्व आक्रमण किया। अशोक के हृदय परिवर्तन से संबंधित जो इनका अभिलेख है वह कौन सा है, तो 13वें अभिलेख में, अशोक के 13वें शिलालेख में हृदय परिवर्तन की बात की गई है, जिसमें इन्होंने अहिंसा का मार्ग अपना लिया है। तो ये हो गई सभी अशोक से संबंधित बातें। अब अगर द्वितीय ऑप्शन की तरफ चलें तो उससे पहले हम बात करेंगे हेरोडोटस की। उससे पहले हम किसकी बात करेंगे, हेरोडोटस की बात करेंगे। तो हेरोडोटस कौन था, हेरोडोटस को इतिहास का पिता, देखिए जो पढ़ रहे हैं उसके पिता के बारे में जान लीजिएगा। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को इतिहास के पिता के नाम से जानते हैं। फाहियान की अगर बात करें तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आने वाला विदेशी यात्री था, जो 14 वर्षों तक, कितने वर्षों तक, तो 14 वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहता है और इसके क्रियाकलाप आदि के बारे में पुस्तकें लिखता है। तो फाहियान किसके दरबार में आया था फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। अगर यहीं पर पूछ लिया जाए कि हर्षवर्धन किसके दरबार में आया था, सॉरी, हर्षवर्धन के दरबार में कौन आया था, तो वेनशोंग किसके दरबार में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। वेनशोंग चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था फाहियान। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कि समुद्रगुप्त जो है उसकी आकृति बीड़ा बजाते हुए सिक्कों पर छपी थी, जिससे उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब आप अपनी धनराशि को जीत चुके हैं और वह धनराशि आपकी नौकरी लगने के बाद में आपको मिल जाएगी और आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। तो इस खेल को अंत तक जरूर खेलिएगा। अंत में आप बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा, आपने कितनी धनराशि जीत पाई। तो प्रश्न नंबर 4 से विदा लेते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 5 की तरफ। और प्रश्न नंबर 5 बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके सामने आ चुका है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है। जो अभिलेख हैं उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है न्यूमिस्मेटिक्स, ऑप्शन बी है सेलेनोलॉजी, ऑप्शन सी है एपिग्राफी, ऑप्शन डी है सीस्मोग्राफ। तो फटाफट से अपने सही उत्तर का चयन करेंगे। ये रहा 1,70,000 की धनराशि का आपके सामने प्रश्न। तो फटाफट से अपना उत्तर कीजिएगा, और अगर आप यहाँ पर अपना उत्तर गलत करते हैं तो आप चले जाएंगे सीधे 1 लाख नीचे और आपका अकाउंट रह जाएगा मात्र 70,000। तो फटाफट से अपने सही उत्तर का चयन कीजिएगा कि अभिलेखों के अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है। तो अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है, इससे पहले आप बताएं कि मैं आपको बता दूं कि न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। न्यूमिस्मेटिक्स किसे कहा जाता है, तो सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि सेलेनोलॉजी किसे कहा जाता है, तो चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने की शाखा क्या कहलाती है, सेलेनोलॉजी कहलाती है। बात की जाए अगर आपके सीस्मोग्राफ की, तो सीस्मोग्राफ में किसका अंतर किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, भूकंप का अध्ययन किया जाता है सीस्मोग्राफ में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो किसने राइट जवाब किया है, लाइट आपकी बिल्कुल ग्रीन हो चुकी है अगर आपने सही उत्तर किया है। तो एपिग्राफी यानी कि एपिग्राफी में अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है। एपिग्राफी में अभिलेखों का अध्ययन करते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स में सिक्कों का अध्ययन करते हैं, सेलेनोलॉजी में चंद्रमा की सतह का अध्ययन करते हैं, एपिग्राफी में अभिलेख और सीस्मोग्राफ में भूकंप का अध्ययन करते हैं। ऑन्कोलॉजी में विज्ञान में भी चलिए थोड़ा, ऑन्कोलॉजी में क्या करते हैं, तो कैंसर का अध्ययन किस में करते हैं, ऑन्कोलॉजी में करते हैं। ऑस्टियोलॉजी में क्या करते हैं, तो ऑस्टियोलॉजी में करते हैं हड्डियों का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी में क्या करते हैं, हड्डियों का अध्ययन करते हैं। तो ये सभी शाखाएं हो गई आपकी, जिसमें कुछ हमने इतिहास से संबंधित शाखाएं पढ़ी और कुछ विज्ञान से संबंधित। तो चलिए इसी प्रकार प्रश्न नंबर 6, और धीरे धीरे ये पड़ाव आगे बढ़ता जा रहा है, प्रश्नों का दायरा भी बढ़ता जा रहा है और हम अंतिम पड़ाव की तरफ पहुंचे। उससे पहले प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 6 आपसे कह रहा है, भारतवर्ष शब्द का जिक्र सर्वप्रथम किस अभिलेख में किया गया था।
सभी ऐसे प्रश्न हैं जिनमें आपकी बेसिक समझ जरूर होनी चाहिए कि अरे हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो उसका पिता कौन है, हम अगर भारतवर्ष चिल्ला रहे हैं तो ये शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया, हमारे जो धर्म ग्रंथ है उसमें सबसे पुराना है ही कौन सा धर्म ग्रंथ, तो क्या हमें अपनी चीज़ों के बारे में पता नहीं होना चाहिए। तो ये सभी प्रश्न आपकी बेसिक समझ से और बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि प्रत्येक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो भारतवर्ष शब्द का जो प्रथम बार जिक्र मिलता है वह कहाँ पर मिलता है, ऑप्शन ए एरण अभिलेख में, ऑप्शन बी हाथी गुम्फा अभिलेख में, या ऑप्शन सी वेशनागर अभिलेख में। तो यहाँ पर आपको, क्योंकि आप इतना अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं, इसलिए एक अपॉर्चुनिटी दी गई है कि आपके सामने एक ऑप्शन जो कि गलत था उसे पूरी तरीके से काट दिया गया है। अब आपको कितने ऑप्शन में चुनाव करना है, तो अब आपको चुनाव करना है 3 ऑप्शन में, क्योंकि आपने इतना बेहतरीन तरीके से खेला इसलिए आपके लिए एक ऑप्शन जो है कट कर दिया गया। अब आपको सिर्फ 3 ऑप्शन में उत्तर देना है। तो अगर एरण अभिलेख की बात करें तो एरण अभिलेख में यह भानुगुप्त ने लिखा था। किसके द्वारा लिखवाया गया था, तो भानुगुप्त का जो एरण अभिलेख है यह 510 ईसा पूर्व लिखवाया गया था। इससे क्या मिलता है, तो सती प्रथा, सती प्रथा का प्रमाण हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो सती प्रथा का सर्वप्रथम प्रमाण हमें भानुगुप्त के एरण अभिलेख से 510 ईसा पूर्व से प्राप्त होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। और अगला अब हम देखेंगे हाथी गुम्फा अभिलेख। कौन सा देखेंगे, हाथी गुम्फा अभिलेख। तो हाथी गुम्फा अभिलेख यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हाथी गुम्फा अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द का जिक्र मिलता है। यह किसके द्वारा लिखवाया गया था, तो कलिंग राजा, कलिंग के जो राजा थे, कलिंग राजा खारवेल, कलिंग राजा खारवेल के द्वारा हाथी गुम्फा अभिलेख लिखवाया गया था, जिसमें सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द का प्रमाण मिलता है। देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतवर्ष शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो कलिंग राजा खारवेल के द्वारा लिखवाया गया था उसमें भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अब अगर हम बात करें किसकी, अब हम बात करेंगे वेशनागर अभिलेख की। तो वेशनागर अभिलेख क्या था, अब अभी तक जितनी कहानी जो है पढ़ते हुए आ रहे हो ना कि भारतवर्ष का उल्लेख कहाँ मिला था, तो हाथी गुम्फा अभिलेख से। और अब जरा ये भी जान लो कि जो महाभारत पर इतनी चर्चाएं होती हैं ना, तो इस महाभारत का प्रमाण सर्वप्रथम कहाँ से मिला था, महाभारत का जो सर्वप्रथम प्रमाण मिला था वह मिला था वेशनागर अभिलेख से। कहाँ मिला था, वेशनागर अभिलेख से सर्वप्रथम महाभारत का प्रमाण मिला था। किसका प्रमाण मिला था, महाभारत का प्रमाण मिला था वेशनागर अभिलेख से। और ये किसके द्वारा लिखाया गया था, तो स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त ने जो है इसे लिखवाया था। स्कंदगुप्त के शासनकाल से ये वेशनागर अभिलेख प्राप्त होता है, जहां से भारत पर हूणों के आक्रमण और भीतरी स्तंभ लेख में हूणों के आक्रमण की चर्चा तो स्कंदगुप्त के जो है उसमें की गई है भीतरी अभिलेख में, लेकिन जो वेशनागर अभिलेख है इसमें महाभारत की चर्चा देखने को मिलती है। और ये महाभारत का जो अभिलेख है ये किसने लिखवाया था वेशनागर का अभिलेख, तो हेलियोडोरस ने। किसने, हेलियोडोरस ने। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आपकी आन बान शान आपके राष्ट्रीय वाक्य के साथ आपके सामने उपस्थित है। और यह प्रश्न नंबर 7, हम खेल के अंतिम छोर पर हैं, तो अब पड़ाव बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। बहुत ही धैर्य और इत्मीनान के साथ अपना स्कोर जरूर बताइएगा। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते जो कि हमारा राष्ट्रीय वाक्य है इसे किस उपनिषद से लिया गया। ऑप्शन ए जबालोपनिषद से, ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन सी अष्टाध्यायी से, ऑप्शन डी राजतरंगिणी से। तो ये किससे लिया गया है। इससे पहले कि आप अपने उत्तर का चयन करें, मैं बताना चाहती हूँ आपको कुछ इससे संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें। तो सबसे पहले अगर जबालोपनिषद की बात की जाए तो जबालोपनिषद में 4 आश्रमों का वर्णन किया गया है। जबालोपनिषद में क्या किया गया है, 4 आश्रमों का वर्णन किया गया है, जिसमें जो 4 आश्रम बताए गए हैं वह कौन कौन से, ये भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा 4 आश्रम में सम्मिलित नहीं है। तो चारों जो आश्रम है उनको पढ़ लीजिएगा एक बार। ब्रह्मचर्य कौन सा हो जाएगा, पहला था आपका ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, तीसरा क्या हो जाएगा वानप्रस्थ, और चौथा क्या हो जाएगा संन्यास। तो ये 4 आश्रमों का वर्णन हमें किस उपनिषद से मिलता है, तो जबालो उपनिषद से हमें चारों आश्रमों का वर्णन देखने को मिलता है। तो ये तो बात हो गई जबालो उपनिषद के बारे में। अगला अगर अब हम चर्चा करें नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, तो नेक्स्ट ऑप्शन हम लेंगे अष्टाध्यायी को। और अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी, तो अष्टाध्यायी की रचना की थी पाणिनि ने। अष्टाध्यायी की रचना की थी पाणिनि ने, जो कि संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ है, जो कि संस्कृत
व्याकरण का प्रथम ग्रंथ है? कौन सा है? अष्टाध्यायी। इसकी रचना किसने की थी? पाणिनि के द्वारा इसकी रचना की गई थी। राजतरंगी की बात की जाए तो कश्मीर के इतिहास से संबंधित कौन सा है? तो राजतरंगिणी, और इसकी रचना किसने की थी? कल्हड़ के द्वारा इसकी रचना की गई थी। तो इस प्रकार आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। तो राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। जवालोपनिषद में 4 प्रकार के आश्रमों की बात की गई है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास की। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ है जो कि पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। राजतरंगी नामक पुस्तक कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है जो कि कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आप कहाँ तक खेल चुके हैं, किस स्कोर पर पहुँच चुके हैं, आप जो है अपना देख लीजिएगा। अब हम देखेंगे आज का थर्ड लास्ट क्वेश्चन, और आज का जो थर्ड लास्ट क्वेश्चन है वह है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन हुए थे? ऑप्शन ए पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी ऋषभदेव, ऑप्शन सी सिद्धार्थ, ऑप्शन डी महावीर स्वामी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा, फटाफट से अपने सही उत्तर का चयन कीजिएगा। इससे पहले कि आप अपने उत्तर का चयन करें, मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि पार्श्वनाथ के बारे में बात की जाए तो ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। और अगर प्रथम बात की जाए कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। अब ऋषभदेव प्रथम थे, पार्श्वनाथ 23वें थे, तो सिद्धार्थ कौन थे? तो सिद्धार्थ थे महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ। महावीर के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। और सिद्धार्थ कौन थे? तो बुद्ध के बचपन का नाम भी क्या था? सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इसके साथ साथ याद रखेंगे कि जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए थे वह थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए। जबकि 23वें कौन थे? तो 23वें थे पार्श्वनाथ, और प्रथम कौन थे? ऋषभदेव थे। अगर इनसे संबंधित कुछ और चीज़ें पूछ ली जाएं और उन चीज़ों में आ जाएगा कि जो पार्श्वनाथ थे, महावीर स्वामी थे, उनसे रिलेटेड कुछ अन्य चीज़ें, जैसे उन्होंने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो महावीर स्वामी ने जो अपने उपदेश दिए थे वह प्राकृत भाषा में दिए थे। किस में दिए थे? प्राकृत भाषा में दिए थे। इनका जन्म किस कुल में हुआ था? तो इनका जन्म ज्ञात्रक या जंत्रिका कुल में हुआ था। किस में हुआ था? ज्ञात्रक या जंत्रिका कुल में हुआ था। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। इन्होंने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ये 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए, और इन्होंने 2 पंथ चलाए। कौन कौन से? तो श्वेतांबर और दिगंबर। कौन कौन से चलाए? एक तो चलाया श्वेतांबर और दूसरा चलाया दिगंबर। तो श्वेतांबर जो कि श्वेत वस्त्र धारण करते थे और जो बिल्कुल नग्नावस्था में रहते थे उन्हें दिगंबर के नाम से जाना जाता था। अगला देखेंगे, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, और अब हम खेल के बिल्कुल अंतिम छोर पर पहुंच चुके हैं कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया। आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने इससे पहले इतनी ज़्यादा रिवीजन वाली वीडियो देखी है? हाँ देखी है तो भी बताइएगा, नहीं देखी है तो भी बताइएगा। आपका स्कोर क्या रहा ये ज़रूर बताइएगा। तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया? ऑप्शन ए महापरिनिर्वाण, ऑप्शन बी महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन सी धर्मचक्र प्रवर्तन, या ऑप्शन डी उपसंपदा। तो महात्मा बुद्ध की जो गृह त्याग की घटना थी उसे क्या कहा गया, इसके बारे में आप अपना उत्तर जो है देंगे। अगर आप लाइफ लाइन लेना चाहें तो कोई भी लाइफ लाइन नहीं है, आपका स्वयं का आंकलन है और सारी धनराशि आपको नौकरी के बाद मिल जाने वाली है। तो जो उनकी गृह त्याग की घटना थी उसे कहा गया था ऑप्शन नंबर बी यानी कि महाभिनिष्क्रमण। ऑप्शन नंबर बी महाभिनिष्क्रमण किसे कहा गया था? तो महात्मा बुद्ध की गृह त्याग की घटना को। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आपने अपने सही उत्तर का तो चयन कर ही लिया है, तो थोड़ा दिए गए ऑप्शंस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो उनकी जो गृह त्याग की घटना थी जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया, लेकिन उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो उसे किस नाम से जाना गया? तो महापरिनिर्वाण के नाम से उनकी मृत्यु को जाना गया। उनकी मृत्यु हुई कहाँ पर थी? तो कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है, जहाँ जो है इन्हें महापरिनिर्वाण की घटना के नाम से जाना जाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन उनके प्रथम उपदेश को किस घटना के नाम से जाना जाता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया कहाँ पर था? तो सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। इनके उपदेशों की भाषा क्या रही थी? तो इन्होंने पाली और जनसाधारण की भाषा पाली में अपने उपदेश दिए थे। उपसंपदा कहा जाए तो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करने
को जो है आपके उपनिषद कहते हैं। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करने को उपनिषद कहते हैं। जबकि उपसंपदा किसे कहते हैं? तो बौद्ध धर्म में प्रवेश, बौद्ध धर्म में प्रवेश करने को उपसंपदा के नाम से जाना गया था। बौद्ध धर्म में प्रवेश करने को उपसंपदा के नाम से जाना गया था। और इसकी जो आयु बताई गई थी कि कितनी आयु में आप प्रवेश ले सकते हैं, तो 15 वर्ष की आयु में आप बौद्ध धर्म में प्रवेश ले सकते हैं। तो महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना को कहाँ पर हुई? कुशीनगर में हुई। महाबहिष्क्रमण प्रथम इनके गृह त्याग की घटना को कहा गया। धर्म चक्र प्रवर्तन प्रथम उपदेश को कहा गया। कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। किस भाषा में दिया? पाली भाषा में दिया। और बौद्ध धर्म में प्रवेश होने को क्या कहा गया? बौद्ध धर्म में प्रवेश को कहा गया उपसंपदा। कितने वर्ष में प्रवेश ले सकते हैं? तो न्यूनतम 15 वर्ष इसके लिए आपकी आयु होनी चाहिए। तो चलिए, बहुत ही कम खिलाड़ी ऐसे बचे होंगे जो आज के 9वें प्रश्न को देखेंगे। और आज का जो 9वां प्रश्न है, आज का 9वां प्रश्न खेलने के लिए बहुत ही कम खिलाड़ी साथ में बचे हुए हैं। तो चलिए, जो भी बचे हैं वो बहुत ही खास हैं। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति किसके शासनकाल में हुई थी? बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति किसके शासनकाल में हुई थी? ऑप्शन ए अजातशत्रु के शासनकाल में, ऑप्शन बी कालाशोक के शासनकाल में, ऑप्शन सी अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन डी कनिष्क के शासनकाल में। तो ये सबसे अंतिम और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न आपके सामने कि बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति किसके शासनकाल में हुई थी। तो इससे पहले कि आप अपने उत्तर का चयन करेंगे, मैं एक एक करके सभी ऑप्शंस को क्लियर करती चलूंगी, जिसमें आपको अपना उत्तर भी अवश्य मिल जाएगा। तो अजातशत्रु की अगर बात करें तो बौद्ध धर्म की प्रथम संगति अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। किस वर्ष हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति जो है संपन्न हुई थी। किसके कौन इसका अध्यक्ष था? अगर बात की जाए तो महाकश्यप। कौन था इसका अध्यक्ष? महाकश्यप के शासनकाल में, महाकश्यप की अध्यक्षता में जो प्रथम बौद्ध संगति थी वह संपन्न हो गई थी। अब द्वितीय बौद्ध संगति की अगर बात की जाए तो द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? कालाशोक के शासनकाल में। कालाशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगति? द्वितीय बौद्ध संगति। किस स्थान पर हुई थी? तो वैशाली नामक स्थान पर हुई थी। इसके साथ साथ याद रखेंगे कि किस ईस्वी में हुई थी? तो 383 ईस्वी में हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो साबा कामी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे तृतीय बौद्ध संगति। तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में हुई थी। किस स्थान पर हुई थी? तो पाटलिपुत्र नामक स्थान पर हुई थी। और किस ईस्वी में हुई थी? तो 255 ईसा पूर्व हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मोगल पुत्र तिस के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति 1 ईस्वी में। कब हुई थी? 1 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? तो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। आज का सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए कहते हैं कि जो अंत तक रहते हैं वो बेहतर ही होते हैं और बेहतर से भी बेहतरीन सीखते हैं। तो बौद्ध धर्म की चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। 1 ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र जी के द्वारा की गई थी। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में की गई थी। देखिए, प्रथम 483 में, फिर एक कम कर दिया, द्वितीय वैशाली में 383 में। किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय अशोक के शासनकाल में। पाटलिपुत्र में 255 ईसा पूर्व मोगल पुत्र तिस की अध्यक्षता में। तो ये थे आज के कुछ 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इससे पहले आप वीडियो को छोड़ करके जाएं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका 10 में से कितना स्कोर रहा है, आपने 10 में से कितने अंक जो है प्राप्त कर पाए हैं, और आपको इस सेशन में जो व्याख्या दी गई है, जो प्रश्नों का विश्लेषण किया गया है, वह कैसा लगा है। वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आपको ये प्रश्न कैसे लगे, इस श्रृंखला को क्या आगे कंटिन्यू किया जाए जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाता है, मुझे नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए इंस्पायर करता है। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी का सपोर्ट कीजिए। तो मैं इंतजार करूँगी आपके मार्क्स का। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में अपने अपने नंबर झोंक दीजिएगा। धन्यवाद।